आज शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। केमिस्ट्री का जो ऑनलाइनर साथ संग्रह चल रहा है वही है और हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतना आसानी से आपको याद करवाएंगे। तो कैसे? चलिए शुरू करते हैं। जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंधन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहेंगे, याद रखिएगा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग, तो वही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं, ये सवाल पहला कौन सा है? तो पहला सवाल यही है कि परमाणु में कक्षकों के या कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कक्षकों का भरने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को भरना, भराव करना, याद रखिएगा। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हम बताएंगे ऑफ बाउल सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? ऑफ बाउल सिद्धांत के द्वारा होता है, जिसे हम ऑफ बाउल प्रिंसिपल बोलते हैं। आइसोटोन्स को ही सम न्यूट्रॉनिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। तो सम न्यूट्रॉनिक्स कौन सा है भाई, क्या है? चलिए हम बताते हैं। तो सुनिए, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, इंडिकेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। मतलब वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो भिन्न हो परंतु उनके नाभिक जो होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे? तो सम न्यूट्रॉन कहलाएंगे। सम मतलब बराबर, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो रहा है, तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा, याद रखिएगा, जिसे हम आइसोटोन्स बोल सकते हैं। टोन मार दीजिए, ओके, समझ गए? तो सम मतलब बराबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तभी तो सम न्यूट्रॉनिक्स हो गए, इसी को आइसोटोन्स बोल दिया गया। मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। अभिविन्यास क्या होता है? तो अभिविन्यास को ही ओरिएंटेशन कहा जाता है। देखिए, परमाणु नाभिक की बात करें, एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो परमाणु नाभिक की बात कर रहे हैं। अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब लेकिन हम इससे और बेहतर समझाएं तो कैसे समझिएगा? सुनिए, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इसीलिए समझ गए। तो नाभिकीय अगर पूछे जाए डायरेक्ट सवाल कि परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं जी, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है कि नहीं? देखिए, जो लैंग्वेज है क्या है जी, तो ये हम चाहते हैं कि एक मेरा जो है ये शब्द आपको हमेशा कहीं भी सुनाई दे तो लगे कि मेरी ही भाषा है, इसलिए ये शब्द बोल रहा हूँ और कुछ ऐसा नहीं है, जिससे लगता है कि अपनापन फील होता है, समझ गए? इसलिए बोलता हूँ। इसलिए कभी भी मैं तुम करके कभी नहीं बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे प्रेम देना है ना कि प्रेम छीनना है, इसलिए सम्मान हमेशा आप। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। डायरेक्ट सवाल, परमाणु नाभिक में क्या पाए जाते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब सुनिए, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। लीजिए, आज क्लियर ही कर लीजिए, इसके बाद दोबारा सुनना नहीं चाहिए कि हमको याद नहीं हुआ। क्या? सुन लीजिए, अगर आपसे पूछे कि अच्छा मान लीजिए आइसोटोप के बारे में हम याद कर लेते हैं, क्योंकि सवाल पूछता है आइसोटोप और सम न्यूट्रॉनिक्स का, ये सवाल पूछा हुआ है और बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद कर लीजिए। सुनिए, अगर आपसे पूछेगा कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है, तो समस्थानिक जो आइसोटोप होता है ना, उसमें याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना समान होगा, बराबर होगा, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि समस्थानिक है, आइसोटोप है, कहीं भी चल जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान कैसे होगा? समस्थानिक है ना जी, सम है लेकिन स्थानिक है, हर जगह स्थान पे नहीं मिल सकता न्यूट्रॉन, इसलिए भिन्न भिन्न होगा। लेकिन हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा समस्थानिक में। यही उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करेंगे? तो उल्टा कर देते हैं, रुक जाइए। तो देखिए, उल्टा करना ये है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अगर अलग अलग होता है और जहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या जो है ये भिन्न ना होकर समान हो जाए, तो वहाँ पे हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉनिक लगा हुआ है तो न्यूट्रॉन बराबर है, सम न्यूट्रॉनिक, याद रखिएगा। अगर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न पूछ दे
और न्यूट्रॉन संख्या समान पूछे तो समन्यूट्रॉनिक। अगर समस्थानिक का पूछते कि समस्थानिक क्या है, तो हम बताएंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान अगर है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो समस्थानिक हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं जी? ठीक है, देखिए समस्थानिक को और भी तरीके से अगर पूछे तो क्या बताइएगा, जिन परमाणुओं में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है बताइए, तो हम बताएंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये सब जो हैं समस्थानिक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक उदाहरण इस तरह से पूछता है। अब इसी तरह हम बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपसे जैसे ही हीलियम आ जाए, ठीक है, तो हीलियम में पूछते कि कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम बताएंगे 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन किस में होंगे, हीलियम में होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सवाल ही पूछता है इससे, है ना। चलिए और भी सवाल अगर पूछे, क्या पूछेगा भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है बता सकते हैं, तो हम बताएंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रेशियो अनुपात जो होता है वो होता है 1837 मतलब अनुपात 1 होता है, मतलब रेशियो में होता है। तो कितना होता है 1837 रेशियो 1 होगा। बस इतना ध्यान रखना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो, मतलब प्रोटॉन का सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन 1। अगर आपसे यही सवाल पूछे, क्या पूछेगा जी, चलिए जवाब देते हैं। तो किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पाउली ने दिया था। किसने दिया था, पाउली जी दिए थे। क्या दिए थे भाई, यही बताए कि किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। पॉलो जो नाम है ना, ये पॉलो सिद्धांत भी दिए थे, नियम भी दिए थे, प्रिंसिपल भी दिए थे। सुन लिए होंगे। अगर आपसे यही सवाल पूछेगा, वह एकमात्र ऐसा तत्व है, बताइए वह एकमात्र ऐसा तत्व है कौन सा है, ठीक है, वह एकमात्र ऐसा तत्व है कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, ठीक है, जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, आइसोटोप के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो वह है हाइड्रोजन के। लीजिए मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल दिया कि जैसे ऑक्सीजन का हो गया, तो लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन से सवाल पूछता है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक भिन्न भिन्न है। जैसे देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोला जाता है। ट्राइटियम लगा दिए, नहीं तो ट्राइटियम बोला जाता है, ये हटा देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके भिन्न भिन्न होते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक। चलिए कण जो होते हैं कौन कौन होते हैं, तो देखिए ऐसे ही याद कर लीजिए। मूल कण अगर पूछे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही तो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, ये तो हम जानते हैं। क्या बोलिएगा, परम आवेश कूलॉम, अब जैसे सापेक्ष आवेश याद रखिएगा, और आवेश बताया जाता है, देखिए, और द्रव्यमान मतलब केजी में इंडिकेट करिएगा। लगभग द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है, और इसके खोजकर्ता की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये सब सवाल आपसे ये वाला ना पूछे, लेकिन ये 3 सवाल आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है जी, है ना, आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किन्हें बोला जाता है, तो हम बताएंगे जे थॉमसन को बोला जाता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता किसे बोला जाता है, तो रदरफोर्ड को बोला जाता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो हम बताएंगे चैडविक हैं। तो चैडविक ने क्या किया भाई, तो भाई न्यूट्रॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन की खोज की। अच्छा, जे थॉमसन का क्या नाम है, जे थॉमसन का जो नाम है वो क्या खोजे भाई, तो इलेक्ट्रॉन खोजे। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक, याद रखिएगा। और आवेश पूछे, तो आवेश में देखिए इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, माइनस से इंडिकेट किया जाता है। प्रोटॉन को प्लस माना जाता है, धनात्मक माना जाता है, इसे ऋणात्मक माना जाता है इलेक्ट्रॉन को। न्यूट्रॉन को कुछ नहीं माना जाता, उदासीन है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ये बेचारा जीरो समान रहता है, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल।
याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो यही है। और द्रव्यमान में पूछते, मान लीजिए हो सकता है कि द्रव्यमान मास पूछते, kg में पूछते कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो बताना है 9.1094 गुने 10⁻31 होगा, मतलब 31 होगा। आप इसे भी बोल सकते हैं 9.109 पे पावर 10 पे -31 बता दीजिएगा। क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अगर इसमें प्रोटॉन का पूछे तो कुछ नहीं बताना, 1.6 गुने 10 पे पावर -27 बता देना है। ठीक है। अच्छा, इसी में न्यूट्रॉन का पूछते हैं तो इसमें भी वही होगा, 1 पॉइंट याद रखिएगा 674 बता देना है और गुने 10 पे पावर -27 होगा। ये न्यूट्रल होगा, मतलब सेम ही होगा, लेकिन बस अंतर हो जाएगा, 4 9 3 हो जाएगा अंत में, इसमें 262 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। अब हम चलते हैं समस्थानिक की बात करते हैं। इसमें कुछ-कुछ पॉइंट हम और भी जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछते कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। अगर मान लीजिए किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक पूछते तो हम बताएँगे पोलोनियम का बता देंगे, जो कि कितना है 33 है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या, मतलब आइसोटोप की संख्या सर्वाधिक होती है तो हम बताएँगे पोलोनियम की होती है 33 होती है। मतलब पोलोनियम क्या है? तो देखिए पोलोनियम के सबसे ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, आइसोटोप पाए जाते हैं, मतलब अलग-अलग प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। समझ गए? इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा रखा गया है किसे? पोलोनियम को। क्लियर हो गया? चलिए, अगर इसी में पूछते कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो हाइड्रोजन है, सही बात है। अच्छा, यही सवाल हाइड्रोजन के बारे में बताइए कि हाइड्रोजन का समस्थानिक का नाम बताइए अलग-अलग जो है, बताइए। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो है, लेकिन इसका पॉइंट सुनिए, यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला और सबसे हल्का तत्व है। ठीक है? सर्वाधिक पाए जाने वाला तो समझ गए, लेकिन सबसे हल्का तत्व भी है तो हाइड्रोजन, है ना? चलिए। अगर मान लीजिए इसमें सवाल पूछे रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो है अणु है। क्या है? अणु है। क्लियर हो गए? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? तो अणु है। अणु, मोल्स, मोलक्यूल्स, मोल होता है ना? याद रखिएगा मोलक्यूल्स। तो याद रखना है अणु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करती है। तो अणु अगर मिल गया तो यौगिक का निर्माण करेगा। वही सवाल यहाँ पे तो पूछ रहा है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन-सी? तो अणु, क्योंकि यौगिक के साथ है ना जी, तो यौगिक का सबसे छोटा कौन होगा? अणु। क्लियर। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोलूँगा तो भूल जाइएगा। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो तत्व का गुणधर्म अगर पूछे, ठीक है? मतलब तत्व का गुण किससे तय होता है? गुणधर्म मतलब किससे तय होगा गुण उसका? तो हम बताएँगे उसके परमाणु क्रमांक से होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर से होगा। क्लियर हो गए? मतलब कि मान लीजिए किसी तत्व के गुण उसके प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब किसी तत्व का अगर गुण अगर जानना है तो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर रहना होगा, तभी होगा। तो निर्भर पर, किस पे? प्रोटॉन की संख्या पर। तो वही तो बोल रहा है कि उसके परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर पर ही निर्भर है। ठीक है? किसी तत्व का गुणधर्म अगर होगा तो। तो प्रोटॉन इसमें मुख्य है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? तो किस मॉडल को आधुनिक भौतिक आधारशिला माना है? तो निल्स बोर मॉडल माना है। निल्स बोर नाम भी है, निल्स बोर बोर्ड, निल्स बोर मॉडल के नाम पर होगा, क्योंकि उन्हीं के नाम पे है ना। तो याद रखिएगा, पूरा नाम इनका है बोहर मॉडल ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में घूमती है। अब देखिए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो हम बताएँगे नाभिक के भीतर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोशले द्वारा की गई थी। तो आपसे एक सवाल बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी का तो हम समझ गए मोशले जी हैं। तो प्रथम कौन दिया था और पहले कौन दिया था प्राचीन आवर्त सारणी का? कमेंट कीजिएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा। याद रखिएगा लिखने का अलग-अलग तरीका देता है। सल्फर डाइऑक्साइड है जिसे हम SO2 बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से बोला जाता है, ये बात तो ध्यान रखिएगा। में किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो किस प्रकार का बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। क्या होता है? बैलेंस करने वाली बात होती है, सहसंयोजक बंधन होगा। क्लियर हो गए? तो आपसे पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में किस प्रकार के बंधन होते हैं? तो सहसंयोजक बंधन होते हैं। याद रखिएगा कन्वेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं।
कोवैलेंट होगा ना, बैलेंस करता है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मदद करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर हो गए? तो सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंधन होते हैं? सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये तो बात हम समझ गए जी। अगर इसी में पूछ दे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेवा या जियर को माना जाता है। और लेवा जियर ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो हम पढ़ेंगे एंटवाइन। पूरा नाम है एंटवाइन लेवे, क्या बताइएगा? लेवाय जियर बता देंगे, जियर जी को अलग कर दीजिए, तो लेवाय जियर हैं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो एडवाइन लेवाय जियर को माना जाता है। इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया को वैज्ञानिक रूप में समझाया है। समझ गए? तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती हैं उसको वैज्ञानिक रूप में बताने वाले कौन? लेवाय जियर जी थे। इसलिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब तो भूलिएगा नहीं ना? ठीक है, तो आपसे पूछ दे आधा, अब बताइए एंटवाइन लेवाय जियर जो हैं कौन थे भाई? अरे भाई नहीं समझते, जानिए, रसायन विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, याद हो गया? थोड़ा फन करता हूँ। अगर मान लीजिए डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु दिया था, यौगिक परमाणु दिए थे। ठीक है, क्लियर हो गए? चलिए, तो डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? यौगिक परमाणु दिया। ठीक है, एक बात जान लीजिए कि ये जो ठोस गोलक परमाणु है ना, डाल्टन ने ही दिया था। और डाल्टन ने परमाणु को क्या नाम दिया, ये अगर पूछे तो ठोस गोलक परमाणु भी कहिएगा, जैसे यौगिक परमाणु हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यौगिक परमाणु की जगह पे ठोस दे दे, ठोस गोलक परमाणु दे दे, तो यही दिए थे, डाल्टन यही दिए थे। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसफ्यूग्रेमेंट कहेंगे, डिसफ्यूग्रीमेंट कहेंगे, अपरूपता कहलाएगा, अपरूपता कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गए? बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो CO2 में होता है, CO2 में होता है। क्लियर हो गए? तो CO2 को क्या बोला जाता है? कमेंट कीजिएगा। फिर से सुनिए, हाइड्रोजन हैलाइडो का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है? बताइए। तो आयनिक लक्षण जो है आपको HL, HBr और HCl और HF में आपको इंडिकेट करना होगा, बताना होगा। मतलब HGF जो है सबसे अधिक आयनिक यौगिक है। कौन? HGF सबसे अधिक आयनिक है, इसलिए सबसे आगे कम, फिर ये है आपका HBr, फिर आपको HCl है, फिर HF है। मतलब आयनिक लक्षण में सबसे अधिक अगर पूछे तो आपका HF ही आएगा। क्लियर हो गए? बस आयनिक प्रवृत्ति पूछ रहा है, प्राकृतिक पूछ रहा है इसका। और भी अगर हम बात करें थोड़ा तो सुन लीजिए, इसमें क्या है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे पूछिए परमाणु संख्या 29 किस तत्व से संबंधित है? तो डी ब्लॉक से, मतलब कॉपर Cu से संबंधित है, अगर एग्जाम्पल में पूछे तो। ठीक है, 29 Cu, 29वां नंबर पे कौन? Cu, ऐसे बोल दीजिए। अगर मान लीजिए उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है, न्यूट्रल होती है। समझ गए? मतलब अगर उच्च गैस बोलिए, उत्कृष्ट गैस बोलिए, जिसे हम नोबेल गैस बोलते हैं, उसका अगर पूछे 0, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष पूरे भरे होते हैं, इसलिए 0 होते हैं, पूरा भरा रहता है बाहरी वाला कक्ष जो है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, प्रक्रिया जो होती है उसमें संयोजकता बढ़ती है, बैलेंस बढ़ती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की प्रक्रिया में क्या होगा? संयोजकता बढ़ेगी, ये तो हम जान गए। मतलब ये मान के चलिए कि जब कोई तत्व, मान लीजिए जब कोई तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करेगा ना, ऑक्सीजन ग्रहण करने लगेगा, तो उसकी संयोजकता बढ़ती है, बढ़ जाएगी, बैलेंसिंग बढ़ जाएगी, उसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉनों किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन जो है अस्थायी है। क्लियर हो गए? ठीक है, तो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है जी? अनस्टेबल है, अस्थायी है,
यह बहुत हल्का और विद्युत रूप से निष्प्रभावी कण है। विद्युत में कोई प्रभाव नहीं होता जी। कौन? न्यूट्रॉन। समझ गए? तो आपसे सवाल यही है कि बताइए समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक को क्या कहते हैं? इसमें क्या-क्या भिन्न है, क्या समान है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। और इसमें मैं बता देता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम सरल से सरल माध्यम से समझाऊँ। जैसे कि हम ये जो पॉइंट है बहुत ईज़ी समझाने वाले हैं, सिर्फ़ आप सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोश है, उपकोश है और कक्षक है और इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है और कक्षक को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मान लीजिए कि सेल, कोश को हम कहते हैं शेल, और अगर उपकोश पूछे तो सब शेल हो जाएगा, सब शेल हो जाएगा। और ये चीज़ तो बाद में हम देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन संख्या याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं कि है क्या, है ना? है क्या? तो सुनिए, है क्या? जैसे मान लीजिए कि कोश में के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू ये सब में इंडिकेट किया जाता है, मतलब के, एल, एम से शुरू होता है, ठीक है ना? क्यू तक चलता है। और उपकोश में क्या होता है? एस, एस से शुरू होता है, एस चलेगा, पी चलेगा, पी देख रहे हैं, डी चलेगा, एफ चलेगा, जी चलेगा, एच चलेगा, आई, ये सब तक चलेगा। मतलब एस से शुरू होगा, पी चलेगा, डी चलेगा, एफ चलेगा, जी चलेगा, एच चलेगा, आई चलेगा, मतलब ये पीछे की ओर बैक करेगा, ठीक है? ये समझ जाइए। और कोश अगर पूछे, सेल पूछे तो के से शुरू होगा। ये तो बात हम समझ गए। और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखिए इसी जगह। तो निकालेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो ऐसे ही निकाला जाता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए के कोश ले लीजिए, के सेल लीजिए, तो के में सिर्फ आपको एस होगा, ठीक है? एस दिख रहा है ना? एस होगा तो एक होगा। एल कोश में आपको पता है एस और पी दोनों होगा, ये भी देख रहे हैं आप, बढ़िया से कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो के में देख लिए एस हुआ, एल में एस और पी दोनों होगा, एम में क्या होगा? एस पी डी हो जाएगा। इसी तरह एन कोश में क्या हो जाएगा? एस पी डी एफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए एन बराबर 4 कोश, उपकोश है 3 बराबर, मतलब एन बराबर 3 है, मतलब एम में 3 है तो 3 होना चाहिए, एस पी डी में होगा। तो उपकोश आपको बताया जा रहा है, इसमें 2 है तो 2 मतलब एस और पी होगा उपकोश में, और एन में एक ही है, एन बराबर 1 एक ही है। तो याद रखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? के कोश में तो 2 होगी। याद रखिएगा कि अगर पूछे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 2n स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2n स्क्वायर होता है। तो जितने भी आएंगे 2n स्क्वायर आएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें है तो n है ना, n का मान 1 है इसमें, तो 2n स्क्वायर है, तो इसमें 2 गुने 1 पे स्क्वायर कर दिए तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर इसमें 2 है, 2 उपकोष है ना जी, तो n बराबर कितना है? 2 है। सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कोश में जो है कितना है? 2n स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2। उसी तरह आप 4 को ले जाइए, ठीक है? मान लीजिए ये n कोश है, तो n बराबर कितना दिया हुआ मान? 4 दिया हुआ है। अब 4 दिया हुआ है तो एस पी डी एफ में चलेगा, तो क्या करिएगा? सबसे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 2n स्क्वायर है, तो 2 करिए, n का मान कितना है? 4 है, 4 को स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चक 16 और 2 से गुना कर दिए तो 16 दूनी 32, ठीक है? 32 क्लियर? अब उसी तरह देखिए ओ कोष है, ओ कोष में एन का मान कितना दिया है, मतलब सेल में 5, और इसमें 5 होगा। जो कोष में होगा वही उपकोष में होगा। तो कोष में 1 2 3 4 5 है, तो आपको क्या करना है? 2n स्क्वायर कर देना है। तो 2 इंटू एन पे कितना 5 हो जाएगा, एन का मान कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 25 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर इसी तरह पी कोष की बात करें तो पी कोष में उपकोष कितना है? 6 है, उपकोष 6 है, तो पी कोष बराबर दिया हुआ है n बराबर 6। तो सर्वाधिक कोष की का इलेक्ट्रॉन संख्या कितने है? 2n स्क्वायर है, तो 2 गुने 6 पे पावर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, हो जाएगा ना? मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक संख्या भूल गए, लेकिन हमको कोशों की संख्या तो याद है ना, के में 1 होता है तो इसलिए 1 कोश, तो n बराबर 1, 1 का निकाल लीजिए 2n स्क्वायर निकाल के, ठीक है? सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है? तो हम बताएंगे एकल बंधन होता है। क्या होता है? एकल बंधन होता है। क्लियर हो गए? तो एकल बंधन जो होता है जिसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। अगर आपसे पूछे कि बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो हम बताएंगे हाइजेनबर्ग
के सिद्धांत पर है। बोर का मॉडल है, याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। समझ गए? मतलब ऊर्जा में भी और इसके वेग में भी वृद्धि होगी। फिर से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर क्या असर होगा? डायरेक्ट सवाल। तो हम बताएंगे ऊर्जा और इसका वेग, जो दिशा है, दोनों बदल जाती है। दोनों बदल जाएगा, दोनों में वृद्धि होगा और बदलेगा भी, याद रखिएगा। मतलब इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी मतलब आगे की ओर चलेगा, बदलाव होते रहेगा। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब बताइए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, बैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कोशले तथा लेविस ने किया था। वो भी कब किया था? 1916 में किया था। तो 1916 में कोशले और लेविस ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उस सिद्धांत का नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ठीक है, याद रखना है। और याद ये भी रखना है कि बंधन इलेक्ट्रॉनों के साझा करने या लेन देन से बनते हैं। ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्लियर है, जो कि लुईस और कोशले ने दिया था। इसे कोशले जो है यहाँ पे कोशले भी दे सकता है, तो याद रखना है। और लेविस की जगह पे लीस कर सकता है, नाम का कुछ भी कर देता है। अगर मैं बात करूं किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो अगर मान लीजिए परमाणु भार पूछे, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार पूछे किसके बराबर होता है, तो हम बताएंगे तुल्यांकी भार और संयोजकता के, मतलब तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता होता है, इसी के बराबर होता है। डायरेक्ट सूत्र पूछता है परमाणु भार का सूत्र क्या है बताइए, तो तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। डायरेक्ट पूछता है बैलेंसिंग, भार गुणे बैलेंस बोल दीजिएगा। अब इसमें एक बात जान लीजिए, क्या जानिएगा? तो हम पढ़ लिए समनेट्रॉनिक, समस्थानिक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे समभारिक, जिसे हम आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप पढ़ लिए, आइसो, ठीक है, टोन पढ़ लिए, मतलब आइसो न्यूट्रॉन पढ़ लिए। अब आइसोबार पढ़ेंगे। तो आइसोबार जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें याद रखिएगा कि परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है एक समान है, परंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। तो द्रव्यमान संख्या का मान लीजिए ए है और परमाणु संख्या का मान जेड है। तो याद रखना है कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या पूछे तो ए जो है समान रहेगा, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या अगर पूछे, परमाणु नंबर पूछे, तो याद रखना है अलग अलग होगा, मतलब भिन्न होगा, ठीक है। उसे हम समभारी कहेंगे। क्लियर हो गए? तो जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या अलग हो, तो उसे हम समभारी कहते हैं। इसी में एग्जाम्पल में ले लीजिए ऑर्गन को। ऑर्गन देखिए, और ले लीजिए एग्जाम्पल में पोटाशियम को, पोटेशियम को। तो ऑर्गन का अगर बात करें तो AR से इंडिकेट करेंगे, ऊपर 40 करेंगे, नीचे 18 करेंगे। ये आपका देखिए अलग रहेगा, ठीक है। अब पोटाशियम का क्या है, K40 और 19, तो 18-19 जो देख रहे हैं ये अलग है, लेकिन 40 जो है वो सेम है। तो वही बोल रहा है कि द्रव्यमान संख्या इसका एक समान रहेगा, ठीक है। लेकिन परमाणु नंबर जो है, परमाणु नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या वो भिन्न भिन्न होगा। क्लियर हो गए? तो AR K पे देखिए, मतलब ऑर्गन और पोटेशियम का। समझ गया इस बात? और समझना होगा तो हम उसका MCQ पढ़ा चुके हैं, वो देख लीजिएगा। सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है सहसंयोजक बंधनों का निर्माण होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझा पर होता है, परस्पर वही हुआ। जिसे हम सहसंयोजक बोलते हैं बंधन, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछते कि सहसंयोजक यौगिक जो है, यौगिक के अणु जो है आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो किस बल से बंधे होंगे? तो हम बोलेंगे वान डर वाल्स बल के बल से बंधे होते हैं। मतलब वान डर वाल्स
बल से बंधे होते हैं। तो देखिए वह कौन-सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हैं, मतलब होते हुए वह विद्युत का सुचालक है। तो सहसंयोजक बंधन होते हुए वह विद्युत का सुचालक है तो वह ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। तो कार्बन का ही अपरूप है ना जी, है ना? हम जानते हैं। तो याद रखिएगा कार्बन का ही एक रूप है, अपरूप मतलब एक रूप है, तो ग्रेफाइट याद रखिएगा। तो अगर पूछे कौन-सा तत्व सहसंयोजक बंधन बनाकर भी विद्युत का चालक है, तो ग्रेफाइट ही है। बंधन भी बनाता है और विद्युत का चालक भी है, ग्रेफाइट। ठीक है? अगर मान लीजिए इसी में सवाल और पूछे, तो सुनिए क्या पूछेगा? धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन-सा बंधन पाया जाता है? तो धात्विक बंधन पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अगर मान लीजिए H2, O2, O3 और Cl2 आदि जो है किस प्रकार के सहसंयोजक बंधन हैं? बताइए। मतलब सहसंयोजक बंधन बनाते हैं तो अध्रुवीय बंधन बनाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ध्रुवीय, ध्रुव मतलब पोलर, ठीक है? तो ये कोई ध्रुव नहीं बनाते, अध्रुवीय है, ठीक है? नॉन पोलर बॉन्ड हैं ये। कौन-कौन? H2, O2, O3 और Cl3 याद रखिएगा। तो O2 का मतलब बताइए, H2 का मतलब बताइए, O3 का मतलब बताइए। मतलब मान लीजिए H2O2 Cl2 पूछते हैं, तो जैसे अणुओं को किस प्रकार का बंधन होता है? तो हम बताएँगे अध्रुवीय। ये तो हम जान गए। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी समान होती है, उसी जगह पे ये आपको दिखता है, जिसे हम अध्रुवीय बंधन भी बोलते हैं। और सुन लीजिए, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो हम बताएँगे 1926 में दिया था। और किसने? एर्विन श्रोडिंगर ने दिया था। ऐसे लिखा जाता है ऐसे इनको, श्रोडिंगर, ठीक है? श्रोडिंगर। तो एर्विन श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। क्या दिया था? परमाणु संरचना का आधुनिक विचार दिया था। ठीक है? चलिए, तो ये हो गए, और भी चलते हैं। सिंपली अगर हम बात करें, ठीक है? तो कोश मतलब होता है सेल, सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक की परतें, इलेक्ट्रॉनिक की परत होती है। तो ये कोश मतलब सेल। तो याद रखिएगा कि मैंने ऊपर जो बताया है, उसका आगे ये सवाल को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करेगी? तो मतलब सेल की जो क्रम संख्या है, वो क्या व्यक्त करती है? तो यही व्यक्त करती है कि उस कोश में उपकोशों की संख्या, मतलब सेल में जो है सब सेलों की संख्याओं का नंबर होगा, यही दर्शाता है। ठीक है? और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की ये परत होती है सेल, जो कि आप देखे होंगे कि निकलता है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। अगर कोश का अगर पूछे कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन कौन-सा होता है? 2n स्क्वायर में सूत्र दिया हुआ है। जितने भी आप नंबर बैठाएँगे, मान लीजिए 2 नंबर बैठाएँ तो 2 पे पावर 2 है। n का मान अगर 2 रखते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का नंबर, मान लीजिए n का मान इलेक्ट्रॉन में सेल के रूप में मान लीजिए 8 रखिए तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र क्या है? 2n स्क्वायर है। तो इसी मामले में तो जितना बनाइएगा उसी तरह फैलेगा। तो कोश में उपकोश, क्योंकि कोश के जो हो रहा है, सेल हो रहा है, बिना सब सेल के मदद से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकलेगी। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि अवोगाद्रो संख्या। अब ये क्या है भाई? बताइए। तो इसे अवोगाद्रो संख्या जो बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर ही बोला जाता है। तो किसने ज्ञात की थी या किसने दी थी? तो हम बताएँगे उन्हीं के नाम पे उन्हीं ने दिया था जिसका नाम पूरा है अमाडो। अमाडियो बोल दीजिए या अमादेओ बोल दिए, द भी लग सकता है। तो अमाडियो अवोगाद्रो ने दिया था, गाद्रो ने दिया था, अवोगाद्रो ने दिया था, ऐसे बोल दीजिएगा। जो जिनके नाम पे तो वही था। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम NaCl बोलते हैं। सही बात है, क्योंकि Cl को क्लोराइड बोला जाता है, सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होगा? Na। अब सोडियम क्लोराइड में कौन-सा बंधन होता है? तो हम बताएँगे वैद्युत संयोजी बंधन होता है। मतलब वैद्युत संयोजी बंधन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। क्लियर हो गए? तो सोडियम क्लोराइड का अगर सूत्र पूछे तो NaCl बता देना। अब इसी में देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? तो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। सही बात है। अगर मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में मौजूद अगर प्रोटीन है तो प्रोटोनों की संख्या बनाती है, और अगर संख्या बनाती है वही परमाणु संख्या को दर्शाती है। क्लियर बात?
चलिए, अगर और भी बात करें तो संयोजी कोश और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बोल लीजिए। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश मतलब बाहरी शेल, उसका संयोजी कोश मतलब बैलेंसिंग शेल, एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होता प्रेजेंट होता है सेल में इलेक्ट्रॉन, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर पूछे बाह्यतम कोश मतलब बाह्यतम मतलब बाहरी कोश, तो इस कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इतना जान लीजिए, संयोजी कोश मतलब बैलेंस सेल कहलाएगा बाह्यतम कोश का, परमाणु का। अगर मान लीजिए उसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए कि किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। अमोनिया क्लोराइड में पाए जाते हैं जिसका सूत्र है NH4Cl। ठीक है, अमोनिया ब्रोमाइड भी पाए जाते हैं क्योंकि NH4Br होंगे। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। अगर इसी तरह अंतिम देखें तो कोश, उपकोश और कक्षक की बात करें, शेल, सबशेल और ऑर्बिट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ता जो कार्यपथ है उसमें चक्कर लगाते हैं तो उन्हें कोश कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ही तो चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार के रूप में, तो उन्हें कोश कहेंगे या कक्षा कहेंगे। कोश या कक्षा कहते हैं। ये जान गए। अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों मतलब सबशेल में विभाजित होता है, मतलब एक या एक से अधिक विभाजित होता है, ज़्यादा होता है, जिन्हें हम SPDF अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एस से प्रदर्शित करते हैं उपकोश को, याद रखिएगा, और सेल को KL से शुरू करते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या है प्रायिकता सर्वाधिक होते हैं तो वो कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कक्षक कहलाएंगे। तो ऑर्बिट कहलाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ऐसी त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रक्रिया सार्वजनिक होती है उसे ही कक्षक कहा जाता है, ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर हो गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री का वीडियो में।